स्टडी स्मार्ट एकेडमी में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 यानी एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट सीखेंगे। हाँ, और टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। फर्ज करें किसी को शहद की मक्खी यानी बी डैंक मार दे, तो आमतौर पर फौरन जहन में आता है कि वहां बेकिंग सोडा लगाना चाहिए ताकि जलन कम हो। बिल्कुल, ताकि दर्द थोड़ा कम हो सके। लेकिन वही अगर एक भिर यानी वॉस्प डैंक मार दे, तो वहां बेकिंग सोडा लगाने से तकलीफ कम होने के बजाय मजीद बढ़ जाती है। वहां आराम के लिए थोड़ा सा सिरका यानी विनेगर लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? असल में ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में तेजाब और बेस के दरमियान होने वाली एक खामोश जंग है जो हर वक्त जारी रहती है। और आज की इस क्लास में हम इसी मुद्दे की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स का ये मुकम्मल निज़ाम हमारी दुनिया को कैसे चलाता है। सही, यानी ये बी और वॉस्प वाली मिसाल बिल्कुल वाजे करती है कि केमिस्ट्री सिर्फ लैब के बंद शीशों और किताबों तक महदूद नहीं है। एग्जैक्टली देखें, जब लफ्ज एसिड या तेजाब सामने आता है ना, तो साईफाई फिल्मों का वो मंजर जहन में घूम जाता है जहां एक कतरा गिरने से फर्श जलकर सुराख हो जाता है। लेकिन सबसे हैरान अंगेज हकीकत ये है कि हम रोजाना तेजाब खाते हैं। वेट, रुकिए, इस बात को थोड़ा ठीक से समझते हैं। हम तेजाब खाते हैं। अगर तेजाब इतना खतरनाक है कि मेटल को जला दे, तो ये हमारे पेट में जाकर नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? ये महफूज कैसे हो सकता है? इसकी वजह यह है कि तमाम एसिड्स एक जैसे नहीं होते। इनकी मुख्तलिफ इकसाम हैं। जो एसिड्स खानों में मौजूद होते हैं उन्हें वीक ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। अच्छा, यानी वो फितरतन कमजोर होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कुदरती तौर पर फलों और पौधों में बनते हैं। जैसे आम इस्तेमाल होने वाले केचप और सिरके में एसिटिक एसिड मौजूद होता है। नींबू और माल्टे में सिट्रिक एसिड होता है। ओह, और जब हम कुछ बेक करते हैं या इमली खाते हैं तो उसमें टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। और यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक्स में जो फिज और खास जायका होता है ना, वो कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है। ये वीक एसिड्स जिस्म के लिए बिल्कुल महफूज है। असल खतरा उन एसिड्स से होता है जो लैब या इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, जिनको मिनरल एसिड्स कहा जाता है ना, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। एग्जैक्टली। तो लीमू का रस फर्श नहीं जलाएगा क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, लेकिन लैब में मौजूद तेजाब के साथ मामला बिल्कुल अलग है। सही। अच्छा, लैब में बोतलों पर अक्सर दो अहम लफ्ज लिखे होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। इन दोनों का बुनियादी फर्क क्या है और सेफ्टी के लिहाज से ये इतने जरूरी क्यों है? इसको एक आसान मिसाल से देखते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब है खालिस तेजाब, जिसमें पानी की आमेजिश ना होने के बराबर हो। ये इंतहाई ताकतवर और गुस्से में होता है। और डाइल्यूट का मतलब? डाइल्यूट एसिड का मतलब है जब उसमें पानी मिलाकर उसकी शिद्दत को कम कर दिया जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और जानलेवा खतरा छुपा है। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड तेजाब और पानी का मिलना एक इंतहाई एक्सोथर्मिक अमल है। एक्सोथर्मिक यानी इस अमल में हीट या हरारत खारिज होती है। बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ खारिज होती है। फर्ज करें अगर किसी शीशे के बीकर में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रखा है और उसमें गलती से ऊपर से थोड़ा पानी डाल दिया जाए, तो क्या होगा? वो पानी उस शदीद हरारत की वजह से फौरन भाप या स्टीम बन जाता है। ओहो बाप रे! और क्योंकि भाप बनने पर वॉल्यूम फौरन फैलता है, तो वो एक तरह का छोटा धमाका करेगी। ठीक यही होता है। पानी स्टीम बनकर तेजी से बाहर निकलता है और अपने साथ उस खालिस तेजाब के कतरों को भी हवा में उछाल देता है। इसे केमिस्ट्री की जबान में एसिड स्प्लैश कहते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। इससे शीशे का बर्तन टूट सकता है और किसी के चेहरे पर जख्म आ सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए सुनहरी उसूल ये है कि हमेशा ज्यादा पानी लेकर उसमें कतरा कतरा करके आहिस्ता आहिस्ता एसिड शामिल करें और बीकर को मुसलसल हिलाते रहें ताकि हरारत आहिस्ता आहिस्ता फैल जाए। कभी एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए। ये सेफ्टी प्रोटोकॉल वाकई अहम है। मतलब तेजाब एक बहुत ही सख्त और एक्टिव केमिकल है। अच्छा, अगर इसकी आम पहचान की बात की जाए तो इसका खट्टा जायका और ब्लू लिटमस पेपर को रेड करना तो आम खासियतें हैं ना? हाँ, और साथ ही ये पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स बनकर इलेक्ट्रिसिटी भी गुजारने देता है। सही। मगर जब ये किसी मेटल या धात से टकराता है तो क्या होता है?
चौथी खासियत को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जब एसिड और मेटल आपस में मिलते हैं तो एक रिएक्शन होता है। मिसाल के तौर पर जिंक मेटल के सॉलिड टुकड़े को अगर सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें तो जिंक फौरन एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। यानी इक्वेशन यू बनेगी Zn solid plus H2SO4 aqueous gives ZnSO4 aqueous plus H2 gas। एग्जैक्टली जिंक खुद एसिड के बाकी हिस्से के साथ जुड़कर एक सॉल्ट यानी जिंक सल्फेट बनाता है और जो हाइड्रोजन थी वो गैस की शक्ल में बुलबुले बनकर बाहर निकलने लगती है। तो नया सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस आजाद हो गई। लेकिन इस गैस को देख के हम यकीन कैसे करें कि ये वाकई हाइड्रोजन है? ऑक्सीजन क्यों नहीं हो सकती? इसको कंफर्म करने के लिए हम पॉप टेस्ट करते हैं। अगर इस निकलती हुई गैस को साबुन के गीले पानी से गुजारा जाए तो साबुन के बुलबुले बनते हैं जिनमें ये गैस कैद होती है। अच्छा, और अगर उन तैरते हुए बुलबुलों के करीब एक जलती हुई माचिस लाई जाए तो एक हल्का सा पॉप का साउंड आता है। यानी वो पॉप की आवाज असल में हाइड्रोजन गैस के आग पकड़ने की आवाज है। ये मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प है। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को हम अपने किचन में अप्लाई करें तो क्या इसी वजह से कहा जाता है कि खट्टी चीजें तांबे या पित्तल के बर्तन में नहीं रखनी चाहिए? ये ताल्लुक आपने बिल्कुल ठीक जोड़ा है। यही वजह है। खट्टी चीजों में एसिड होता है और तांबा यानी कॉपर और पित्तल यानी ब्रास ये मेटल्स हैं। सही। अगर दही या लीमू का रस इन बर्तनों में रखें तो एसिड उन मेटल्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट करना शुरू कर देता है। नतीजे में जहरीले सॉल्ट्स बनते हैं और खाना खराब हो जाता है। अरे वाह, ये एक छोटी सी गलती सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा, अब मेटल्स की बात तो हो गई, लेकिन जब हम बेकिंग करते हैं वहां तो मेटल्स नहीं होते। फिर बेकिंग सोडा और एसिड का आपस में क्या चक्कर है? वहाँ रिएक्शन थोड़ा मुख्तलिफ होता है। देखें, बेकिंग सोडा असल में एक मेटल बाइकार्बोनेट है जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से टकराता है तो गैस वहां भी निकलती है, मगर वो हाइड्रोजन नहीं होती। तो कौन सी गैस होती है वो? वहां कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बनती है और ये गैस तेजी से बुलबुलों की शक्ल में निकलती है जिससे ब्रिस्क एफेवेसेंस कहते हैं। अच्छा, अगर इसकी इक्वेशंस पर गौर करें तो पहली इक्वेशन बनेगी Na2CO3 solid plus 2HCl aqueous gives 2NaCl aqueous plus CO2 gas plus H2O liquid। बिल्कुल सही। और दूसरी बाइकार्बोनेट वाली इक्वेशन होगी NaHCO3 solid plus HCl aqueous gives NaCl aqueous plus CO2 gas plus H2O liquid। दोनों में CO2 निकल रही है। और असल में इसी CO2 गैस की वजह से केक और ब्रेड फूल कर नरम हो जाते हैं। मगर लैब में इस बात की तस्दीक कैसे होगी कि निकलने वाली गैस वाकई CO2 ही है? इसके लिए हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। स्टेप 1 में जब टेस्ट ट्यूब से निकलती हुई CO2 गैस को साफ लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गुजारा जाता है तो वो पानी दूधिया या मिल्की हो जाता है। पानी दूधिया क्यों हो जाता है? इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन है CaOH2 plus CO2 gives CaCO3 plus H2O। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना, ये पानी में घुलता नहीं है। इसके सफेद जर्रात तैरने लगते हैं जिससे पानी मिल्की दिखता है। सही। मगर स्टेप 2 में एक ट्विस्ट भी है ना? हाँ, अगर आप CO2 मुसलसल गुजारते रहें तो वो मिल्कीपन अचानक गायब हो जाता है क्योंकि इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट मजीद रिएक्ट करके सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाता है। उसकी इक्वेशन है CaCO3 plus CO2 plus H2O gives CaHCO3 whole 2 और ये पानी में मुकम्मल घुल जाता है। ये आपस के टकराव का नतीजा किसी जादू की तरह लगता है। हाँ। अच्छा, एक और अहम रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन का होता है। बिल्कुल। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे NaOH बेस और HCl एसिड मिलकर NaCl सॉल्ट और H2O पानी बनाते हैं। और इसी तरह मेटल ऑक्साइड्स जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो भी सॉल्ट और पानी बनाते हैं। जिससे ये साबित होता है कि मेटल ऑक्साइड्स फितरतन बेसिक होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन
इन तमाम एसिड्स में आखिर ऐसी कौन सी कॉमन चीज है जो इन्हें एसिड का दर्जा देती है? इनका इंजन कैसे काम करता है? इसे हम द यूनिवर्सल रूल ऑफ एसिड्स कहते हैं। देखें, हर एसिड पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयॉन्स यानी H+ आयॉन्स पैदा करता है। लेकिन H+ आयन तो अकेले जिंदा रह नहीं सकता है ना? बिल्कुल नहीं, वो फौरन पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बनाता है। HCl की इक्वेशन देखें, HCl टूटकर H+ और Cl- देता है। फिर वो H+ H2O के साथ मिलकर H3O+ बन जाता है। रुकिए, यहाँ एक मसला है। कहा गया कि हर एसिड H+ देता है, लेकिन ग्लूकोज यानी चीनी के फॉर्मूला में भी तो ढेर सारी हाइड्रोजन होती है, तो क्या ग्लूकोज भी एसिड हुआ? यही तो सबसे अहम पॉइंट है। इसको हम 2 एक्सपेरिमेंट से पुख्ता करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, अगर एक बीकर में HCl एसिड लेकर बिजली के तार डालें तो बल्ब आसानी से जल उठेगा, क्योंकि HCl पानी में जाकर H+ और Cl- आयन्स में टूट गया और इलेक्ट्रिसिटी गुजर गई। हाँ, मगर अगर यही एक्सपेरिमेंट ग्लूकोज के साथ करें तो बल्ब बिल्कुल नहीं जलेगा, क्योंकि ग्लूकोज में हाइड्रोजन तो है मगर वो पानी में जाकर आयॉन्स में नहीं टूटता। अगर आयॉन्स नहीं तो एसिडिटी नहीं। यानी ये सिर्फ हाइड्रोजन होना शर्त नहीं, आयन्स बनाना जरूरी है। अच्छा, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? नेसेसिटी ऑफ वाटर। अगर आपके पास बिल्कुल खुश्क यानी ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है और उस पर ड्राई HCl गैस डालें तो रंग तब्दील नहीं होगा। अच्छा, मगर जैसे ही गीला यानी मॉइस्ट लिटमस यूज करें वो फौरन रेड हो जाएगा। इससे साबित होता है कि एसिडिक रवैये के लिए पानी जरूरी है। पानी के बगैर एसिड अपने H+ आयॉन्स आजाद ही नहीं कर सकता। ये असर वाकई हैरतअंगेज है। अब आयन्स की तो समझ आ गई, लेकिन पिछली बातों में स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स का जिक्र हुआ था। ये ताकत कैसे तय होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 ये पानी में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाते हैं, यानी 100% टूट जाते हैं और इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और इसको लिखने का तरीका भी अलग है ना? इनकी इक्वेशन में हम सिंगल एरो यानी एक तीर का निशान इस्तेमाल करते हैं। ठीक कहा। जबकि वीक एसिड्स जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH और कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये मुकम्मल आयोनाइज नहीं होते, इनके चंद ही मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। इसलिए इनकी इक्वेशन में डबल एरो या रिवर्स एरो इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। अच्छा, इन मिनरल एसिड्स के सनाती या इंडस्ट्रियल इस्तेमालात भी बहुत हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। ये फर्टिलाइजर्स और कार बैटरीज में डलता है। और नाइट्रिक एसिड को TNT एक्सप्लोजिव्स और प्लास्टिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टील से स्केल हटाने और डाइज वगैरह में। सही। अब हम एसिड्स के दुश्मन यानी बेसिस की तरफ आते हैं। ये एसिड्स की जिद है, इनका जायका कड़वा होता है और छूने में साबुन जैसे यानी सोपी महसूस होते हैं। हाँ, और केमिकली जहां एसिड्स H+ देते थे, बेसिस पानी में हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- आयंस देते हैं। अच्छा, एक कॉमन गलतफहमी है, लोग बेस और अल्कली को एक ही चीज समझते हैं। इनमें फर्क क्या है? हर बेस पानी में नहीं घुलता। जैसे कॉपर ऑक्साइड एक बेस है पर पानी में इनसॉल्युबल है। जो बेस पानी में मुकम्मल घुल जाए उसे अल्कली कहते हैं, जैसे NaOH या KOH। तो यहाँ वो अहम जुमला बनता है, तमाम अल्कलीज बेसिस हैं मगर तमाम बेसिस अल्कलीज नहीं हैं। एग्जैक्टली। चलें आप बेसिस की 7 प्रॉपर्टीज गिनवाते हैं। पहला, कड़वा जायका। दूसरा, सोपी टच। तीसरा, रेड लिटमस को ब्लू करना। चौथा, OH- आयन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। और अगर इनके मेटल्स के साथ रिएक्शन की बात करें तो मिसाल के तौर पर 2NOH प्लस Zn को हीट करें तो बनता है Na2ZnO2 जिसे सोडियम जिंकेट कहते हैं और साथ H2 गैस निकलती है। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन तो हम डिस्कस कर चुके और नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन भी होता है।
क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं ना? है ना, जैसे CaOH2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, अब थोड़ी बात रोजमर्रा जिंदगी में बेसिस के इस्तेमालात की कर लें। NOH साबुन और कागज में इस्तेमाल होता है, CaOH2 ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, और पेट की तेजाबियत दूर करने के लिए एंटासिड के तौर पर MgOH2 इस्तेमाल होता है। साथ ही Na2CO3 को हम वॉशिंग सोडा के तौर पर जानते हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि इनकी ताकत कैसे नापी जाए? यहाँ pH स्केल मुतारिफ होता है, जिसे 1909 में सोरेनसन ने बनाया था। इसमें P का मतलब है पोटेंस या पावर, और ये 14 से 14 तक का स्केल है। मगर ध्यान रहे, ये H+ कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी उल्टा हिसाब है। अगर H+ ज्यादा होंगे तो pH का नंबर कम होगा। एग्जैक्टली। रूल्स ये हैं, pH 7 का मतलब है सोल्यूशन न्यूट्रल है, जैसे साफ पानी। अगर pH 7 से कम है तो एसिडिक, और 7 से ज्यादा है तो बेसिक। और इसको नापने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर इस्तेमाल होता है, जो मुख्तलिफ डाइज का मिक्सचर है। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो कलर डार्क रेड होगा, न्यूट्रल पर ग्रीन, और स्ट्रॉन्ग बेस पर नेवी ब्लू या पर्पल हो जाएगा। ये तो लैब की बात हो गई। अगर हम रोजमर्रा जिंदगी में pH की 5 अहम मिसालें देखें तो पहली मिसाल तो डाइजेशन की है। बिल्कुल, हमारे पेट में हजमे के लिए HCl बनता है। ज्यादती की सूरत में जलन होती है, जिसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक एंटासिड है, वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरी मिसाल दांतों की है। मुंह का pH अगर 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का एनामल खराब होने लगता है। इसे ठीक करने के लिए हम बेसिक टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तीसरा मसला एग्रीकल्चर यानी ज़राअत का है। ज़मीन का pH 7 होना चाहिए। अगर तेजाबियत बढ़ जाए तो किसान उसमें क्विक लाइम यानी CaO या स्लेक्ट लाइम डालते हैं ताकि मिट्टी ठीक हो। चौथी मिसाल आबी हयात या एक्वाटिक लाइफ की है। जब एसिड रेन होती है जिसका pH तकरीबन 5.6 होता है तो झीलों में मछलियां मरने लगती हैं। इन्हें बचाने के लिए झील में कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है। और पांचवी मिसाल सेल्फ डिफेंस की, जो हमने शुरू में बात की थी। शहद की मक्खी का डंक एसिडिक होता है तो उस पर बेकिंग सोडा मलना पड़ता है, जबकि भिर या वॉस्प का डंक एल्कलाइन होता है तो सिरका मलना चाहिए। ये सब तो बड़ा प्रैक्टिकल है। अच्छा, अब सॉल्ट्स और उनकी फैमिलीज का जिक्र करते हैं। सॉल्ट बनता कैसे है? जब एसिड में से हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह मेटल लग जाता है तो सॉल्ट बनता है। ये कैटायंस और एनायंस से मिलकर बनते हैं। मिसाल के तौर पर NaCl और Na2SO4 दोनों सोडियम सॉल्ट्स फैमिली का हिस्सा हैं। सही, लेकिन क्या तमाम सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं या इनकी भी कोई pH होती है? इसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिले तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है जिसका pH 7 होता है, जैसे NaCl। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो, फिर तो बनने वाला सॉल्ट एसिडिक होगा, है ना, जिसका pH 7 से कम होगा। बिल्कुल, जैसे NH4Cl। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। और तीसरी कंडीशन में अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। इसका pH 7 से ज्यादा होगा, जैसे Na2CO3, और ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा। अच्छा, अब इस कॉमन सॉल्ट यानी NaCl की जरा अहमियत पर बात करते हैं। ये आता कहाँ से है? NaCl को अल्टीमेट रॉ मटेरियल कहा जाता है। ये समुद्र के पानी के बुखारात बनने से हासिल होता है और जमीन के अंदर खानों से कोयले की तरह भी निकाला जाता है। ये बहुत से अहम केमिकल्स की बुनियाद है। उन्हीं अहम केमिकल्स में से एक सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा है। ये कैसे बनता है? इसके बनने को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। इस अमल में ब्राइन यानी NaCl के गाढ़े सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है। इक्वेशन कुछ यूं होगी: 2NaCl plus 2H2O gives 2NaOH plus Cl2 plus H2। सही। इसमें एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल पर क्लोरीन गैस बनती है जो पानी साफ करने और PVC में काम आती है। और कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल पर वहाँ हाइड्रोजन गैस बनती है जो रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल होती है, और साथ ही NaOH बनता है जो साबुन बनाने और डीग्रीजिंग के काम आता है। कमाल है, एक नमक से कितनी चीजें बन गईं।
अच्छा, वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O की तैयारी के 3 स्टेप्स क्या हैं? स्टेप 1 में कोल्ड ब्राइन NH3H2O और CO2 को मिलाते हैं, जिससे NaHCO3 सॉलिड और NH4Cl एक्वस बनता है। फिर स्टेप 2 में उस प्रेसिपिटेट को गर्म करते हैं, है ना? 2NaHCO3 को हीट करें तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O बनता है, जिसे सोडा ऐश कहते हैं। बिल्कुल। और स्टेप 3 में उस सोडा ऐश को पानी में मिलाकर दोबारा क्रिस्टल बनाते हैं। Na2CO3 प्लस 10H2O गिव्स Na2CO3.10H2O। ये अल्कलाइन होता है और पानी की मुस्तकिल हार्डनेस दूर करता है। वॉशिंग सोडा के बाद बेकिंग सोडा की बात आती है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NH4CO3। ये एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है। खाना पकाते वक्त इसे गर्म करने से क्या होता है? वहाँ रिएक्शन होता है। 2NaHCO3 प्लस हीट गिव्स Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। यही CO2 आटे में फंसकर केक्स को नरम और स्पंजी बनाती है। लेकिन अगर बेकिंग सोडा CO2 निकालता है, तो रेसिपीज में बेकिंग पाउडर क्यों इस्तेमाल करते हैं? इन दोनों का क्या फर्क है? ये बड़ा अहम सवाल है। देखें, बेकिंग पाउडर में टार्टिक एसिड मिला होता है। अगर सिर्फ बेकिंग सोडा डालेंगे तो रिएक्शन के बाद Na2CO3 बनेगा, जिसका जायका कड़वा होता है। टार्टिक एसिड उस कड़वे जायके को न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा, ताकि केक कड़वा ना लगे। बड़ी क्लेवर केमिस्ट्री है। एक और बड़ी दिलचस्प एप्लीकेशन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की है। इस सिलेंडर का क्या मैकेनिज्म है? इस लाल सिलेंडर में बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन होता है और अंदर एक शीशे की छोटी बोतल में डाइल्यूट H2SO4 होता है। जब इसे जमीन पर मारा या उल्टा किया जाता है तो वो शीशा टूट जाता है और एसिड और बेकिंग सोडा मिल जाते। यानी 2NaHCO3 प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2CO2 प्लस 2H2O। एग्जैक्टली। और बनने वाली CO2 गैस आग पर एक कंबल या स्मदरिंग ब्लैंकेट की तरह बिछ जाती है और आग को बुझा देती है। आग का ऑक्सीजन से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 के बारे में क्या डिटेल्स हैं? ये ड्राई स्लेट लाइम पर क्लोरीन गैस गुजारने से बनता है। इक्वेशन है CaOH2 प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। लेकिन खास बात यह है कि असल ब्लीचिंग एजेंट आज़ाद होने वाली क्लोरीन गैस है जब पाउडर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में और पानी को जर्म से साफ करने के काम आता है। अब थोड़ी बात प्लास्टर ऑफ पेरिस की करते हैं, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 450 H2O कहते हैं। ये कैसे बनता है? ये जिप्सम को ठीक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर गर्म करने से बनता है। यहाँ एक क्रिटिकल वार्निंग पर जोर देना बहुत जरूरी है। वो वार्निंग क्या है? अगर इसे 100 डिग्री से ज्यादा गर्म किया तो सारा पानी निकल जाएगा और डेड बर्न प्लास्टर बन जाएगा, और वो प्लास्टर पानी मिलाने पर दोबारा सेट नहीं होता। यानी डॉक्टर किसी की हड्डी जोड़ने के लिए उसे इस्तेमाल करे तो वो सेट ही नहीं होगा। सही इक्वेशन ये है ना, CaSO4.1/2 H2O प्लस 1.5 H2O गिव्स CaSO4.2 H2O, जो वापस हार्ड जिप्सम बन जाता है। बिल्कुल ठीक। अब इस टॉपिक को मुकम्मल करने के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये क्या होता है? फॉर्मूलों के साथ जो पानी लिखा होता है। हाँ, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में पानी के मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होते हैं, जो उन्हें रंग और शक्ल देते हैं, मगर इन्हें गीला नहीं करते। जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट यानी CuSO4.5 H2O, जिसका रंग ब्लू होता है मगर छूने में खुश्क लगता है। सही कहा। और जब इसे गर्म करते हैं तो वो फिक्स्ड पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और ये सफेद यानी एनहाइड्रस पाउडर बन जाता है। अगर दोबारा पानी डालें तो नीला रंग फौरन वापस आ जाता है। अरे वाह! तो इन सब बातों का निचोड़ यानी द मास्टर सिंथेसिस ये बनती है कि पूरी केमिस्ट्री आयन एक्सचेंज का एक रक्स है। एसिड्स H+ देते हैं और बेसिस OH- देते हैं। बिल्कुल। लैब से लेकर असल जिंदगी तक, चाहे केक पकाने हो या जमीन की तेजाबियत ठीक करनी हो, यही pH और आयन डिसोसिएशन के कवानीन हमारी दुनिया को चलाते हैं।
तो सोचिए सुनने वालों, अगर इन्हीं आयंस को हम नई बैटरीज या नए एनर्जी सोर्सेज बनाने के लिए इस हद तक कंट्रोल कर लें, तो हमारी मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी कैसी दिखेगी? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। चलें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।